बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक डाल पे उल्लू ही काफी है, यहां तो हर डाल में उल्लू बैठा है, तो सोचो अंजाम गुलिस्ता क्या हो। अगर बंगाल पढ़ रहे हैं और हमको ये नहीं पता कि दस्तक क्या है तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सबसे पहले हमको समझना होगा कि दस्तक था क्या, तब समझेंगे कि उसका दुरुपयोग क्या है। पूरे फोर्ट विलियम में पहली बात तो 18 बाई 14 फीट का कोई कमरा था ही नहीं, और उसके बाद नहीं ऐसा कोई कमरा था जिसमें 140 अंग्रेज फिट भी हो सकते थे। तो ये सब फैक्ट्स को जब देखा गया तो ये जाना गया कि भैया ये जो कालकोठरी की घटना आपकी थी ये एक कपोल कल्पना ही है। प्लासी के युद्ध को इन कुछ खास पॉइंट्स को डील करके हम समझ सकते हैं। पहले तो देखिए ये जो मैंने लिखे हैं ये प्लासी के युद्ध होने के कारण है। किलेबंदी होना, संरक्षण और दस्तक का दुरुपयोग ये इसके कारण होंगे। कारण के बाद ध्यान देना, जो कोठियां इन्होंने स्थापित की थी, अंग्रेजों ने जो कोठियां स्थापित की थी, जो कोठियां ये स्थापित करते थे वहां पर तोपें रखते थे, एक तरह का गोडाउन था समझ लीजिए। कलकत्ता और कासिम बाजार वाली जो कोठी है ये दोनों ही कोठी अंग्रेजों की थी, लेकिन चंद्रनगर वाली जो कोठी है ये फ्रांसीसियों की कोठी। यानी कि यहाँ पर समझ लीजिए इस समय एक शक्ति अंग्रेज ही नहीं थी, साथ में एक दूसरी शक्ति भी उभर के आ रही थी, वो थी फ्रांसीसी शक्ति। मतलब अंग्रेजों को एक दूसरा चैलेंज फ्रांसीसियों से भी मिल रहा था और इस शक्ति का भी उनको डर था। और देखो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण बन के आएगा इस प्लासी के युद्ध को होने का। तो ये तीन कोठियों के बाद 4 जून 1756 की घटना, 16 जून की घटना, 20 जून की घटना, ये तीन घटनाओं को देखने के बाद हम देखेंगे कालकोठरी की घटना क्या थी, और कालकोठरी की घटना के बाद यहाँ पर एक संधि भी नजर में आएगी, अलीनगर की संधि। इतनी सारी घटनाओं के बाद 23 जून 1757 का दिन आएगा जिस दिन एक्चुअल में ये प्लासी का युद्ध होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को डील करेंगे तो हम प्लासी के युद्ध को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं और इसके एक बहुत अच्छी समझ आप में विकसित हो जाएगी। अच्छा, कारण क्या है? तो पहला कारण मैंने आपको बताया किलेबंदी। तो किलेबंदी क्या थी? तो ये जो अंग्रेज थे ये पहले से किलेबंदी करते आ रहे थे, मतलब जब अलीवर्दी खां का जमाना था, और अलीवर्दी खां ने तो डांट डपट करके इनको कंट्रोल में रखा ही था। लेकिन अब अलीवर्दी खां नहीं रहा तो ये फिर से एक्टिव हो गए, क्योंकि अब सिराजुद्दौला आ चुका है। और सिराजुद्दौला को तो ये उतना सम्मान नहीं देते थे जितना अलीवर्दी खां को देते थे। अगर सिराजुद्दौला नवाब बना तो कायदे से नवाब को नजर पेश की जानी चाहिए, वो नजर अंग्रेजों ने पेश नहीं की। कायदे से नवाब के दरबार में अगर कोई काम है तो नवाब से मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेज नवाब से मिलने आते थे और दरबारियों से ही काम निकलवा के चला जाते। तो ये एक तरह की इंसल्ट हो रही है। किसकी इंसल्ट हो रही थी? सिराजुद्दौला की, जिसको अभी अभी अपनी गद्दी पर बैठाया। तो सिराजुद्दौला ज्यादा समय तक रहा भी नहीं, 1756 से 57 तक का समय तक सिराजुद्दौला था। तो एक तरफ से एंटी हो रही है, किसकी एंटी हो रही है? अंग्रेजों की और सिराजुद्दौला की। वैसे ही इंसल्ट किए जा रहे हैं। और ये समझ लीजिए आग में घी डालने का काम तो तब करेंगे जब ये किलेबंदी करना शुरू कर देंगे। और इसके नाना जी लगे, अलीवर्दी खां तो सिराजुद्दौला के नाना जी लगे, ये तो नाती हुआ अलीवर्दी खां का। नाना जी तो पहले ही समझा गए थे कि सब कुछ करने देना लेकिन किलेबंदी करने मत देना, और ये किलेबंदी करने को तैयार हो। सिराजुद्दौला ने लाख समझाया कि भैया किलेबंदी मत करो, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। ये आपका पहला कारण। उसके बाद अगला कारण होता है संरक्षण। देखो ये कारणों पे प्रश्न आते हैं, कारण को अच्छे समझिए। संरक्षण मतलब अंग्रेज संरक्षण देते। किनको संरक्षण देते थे? तो विरोधियों को। किसके विरोधी? तो सिराजुद्दौला के विरोधियों को संरक्षण देते थे। तो कौन हो गए सिराजुद्दौला के विरोधी जिनको ये संरक्षण देते थे? देखो सबसे पहले तो सिराजुद्दौला के विरोधियों में मैं नाम लूंगा इसकी मौसी का। इसकी मौसी कौन थी? मैंने बताया था 3 बेटियां थी अलीवर्दी खां की, तो इसकी मौसी का नाम था घसीटी बेगम। इसका अगला विरोधी कौन है? तो इसका अगला विरोधी होगा इसी का चचेरा भाई, और इसका चचेरा भाई कौन है? इसका चचेरा भाई होगा शौकत जंग, इसी का भाई हुआ वो भी। शौकत जंग के बाद इसका एक बहुत बड़ा विरोधी इसका खुद का सेनापति ही था, जिसका नाम था मीर जाफर। एक बहुत बड़ा विरोधी, मतलब खुद का सेनापति ही विरोधी हो रखा है।
और उसके बाद और कौन विरोधी था, तो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी का नाम आता है, ये और कोई नहीं है, व्यापारी था, उस समय का अंबानी हुआ करता था। वैसे तो सबके पास बहुत पैसे हैं मुर्शिदाबाद में, लेकिन ये एक धनी व्यापारी में से एक था, और धनी के साथ ये लालची भी था। अमीर चंद के बाद ये प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और कौन विरोधी हुआ, तो उसके बाद एक विरोधी हुआ इनका जगत से। ये कौन था, तो ये एक जमींदार था। अब देखो हर तरफ से सिराजुद्दौला के विरोध में ही लोग आ चुके हैं, तो यहां पर एक कहावत भी चरितार्थ होती है, बर्बाद गुलिस्ता के लिए एक डाल पे उल्लू ही काफी है, यहां तो हर डाल में उल्लू बैठा है, तो सोचो अंजाम गुलिस्ता क्या हो। तो वही घटना, वही स्थिति हो चुकी है सिराजुद्दौला की, चारों तरफ इसके विरोधी बैठे हुए हैं, और सबसे बड़ा विरोधी खुद का सेनापति हो गया है मीर जाफर। तो अंग्रेज कर क्या रहे थे, अंग्रेज इन विरोधियों को भी संरक्षण प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब अमीर चंद एक बहुत धनी व्यापारी, इसको ऑफर किया कि बंगाल के नवाब के विरोधी बन जाओ, तो अगर बंगाल के नवाब के विरोधी बन गए तो हम आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट देने वाले हैं, और जो पावर हम बंगाल के नवाब को दे रहे थे वही पावर हम आपको भी दे देंगे। तो ऐसा लालच दे रहे हैं अमीर चंद को। हालांकि बाद में रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी कूटनीति से इसको ठिकाने लगा दिया था और इसको धोखा ही दिया था, लेकिन इसको लालच दी गई थी, जिसे हम कहते हैं संरक्षण। मीर जाफर को जाहिर सी बात है बंगाल का नवाब बनाने का ही ऑफर दिया था, शौकत जंग और मौसी से तो ऑफर पहले ही दे दिया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन पर भी धोखा ही किया गया। संरक्षण के बाद तो ये बात सिराजुद्दौला को मालूम थी कि वो संरक्षण मिल रहा है, वो भी बार बार समझा ही रहा है अंग्रेजों को, लेकिन हमेशा की तरह न वो किलेबंदी की बात को समझ रहे हैं और न ही वो संरक्षण की बात को समझ रहे हैं। अगला देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हाईलाइटेड पॉइंट है, ये कारण है, एक बहुत बड़ा कारण होता है। कैसे? दस्तक का दुरुपयोग। था क्या ये दस्तक? अगर बंगाल पढ़ रहे हैं और हमको ये नहीं पता कि दस्तक क्या है, तो बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सबसे पहले हमको समझना होगा कि दस्तक था क्या, तब समझेंगे कि उसका दुरुपयोग क्या है। एक तरह का लाइसेंस, क्योंकि फर्रुख शेर को एक बीमारी थी 1717 में, और हैमिल्टन नाम के डॉक्टर ने उसको ठीक कर दिया, तो फर्रुख शेर ने खुश होकर उसको एक ट्रेडिंग लाइसेंस दे दिया। और ट्रेडिंग लाइसेंस का मतलब ये था कि अब आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, अपना सामान बेच सकते हो, उसके जो टैक्स लगता था वो टैक्स आपको नहीं लगेगा। इवन जो हमारे अंग्रेज हैं वो मुगलों के टकसाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर मुक्त व्यापार का समझ लीजिए एक परमिट सा दे दिया था मुगलों ने अंग्रेजों को। बहुत बड़ी गलती थी, जिसको मैग्ना करता तक कहा गया, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन जो भी था अंग्रेजों के लिए तो मैग्ना करता था दस्तक, भारतीयों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए दिया गया। आप समझो कि दुरुपयोग क्या है। तो दस्तक से बोध ये होता है, देखो दस्तक से बोध ये होता है कि एक जगह आपका सामान है, आप यहां से खरीदो और दूर कहीं दूसरे देश में जाकर बेचो। मतलब इंटरनल ट्रेड के लिए नहीं, एक्सटर्नल ट्रेड के लिए। अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज इंटरनल ट्रेड कर रहे थे। ये हो गया इसका दुरुपयोग। उसके बाद ये फोटोकॉपी करवा के ही, मान लीजिए दस्तक की कॉपी करवा के ही किसी दूसरे अधिकारियों को भी दे रहे थे। मतलब ये दस्तक जो इशू किया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इशू किया गया था, उसके ऑफिसर्स के लिए, अधिकारियों के लिए इशू नहीं किया गया था। लेकिन यहां ये हो रहा था कि अधिकारी भी उस दस्तक का उपयोग कर रहे थे और ट्रेडिंग कर रहे थे। ये भी तो मिसयूज ही कहलाएगा। अच्छा, और मिसयूज को समझने के लिए बहुत ये देखिए कि वो अपना सामान तो कर रहे थे, साथ में भारतीयों के सामान को भी ट्रेड फ्री कर दे रहे थे, अपना सामान बताकर। था सामान तो भारतीयों का, वो ट्रेड फ्री कर रहे हैं अपना सामान बता के। तो देखिए अब जो कमीशन मिलनी चाहिए मुगल को, वो कमीशन किसको मिल रही है? अंग्रेजों को मिल रही है। एक बहुत बड़ा मिसयूज। तो देखिए ये सारे मिसयूज, ऐसा नहीं है कि सिराजुद्दौला को मालूम नहीं थे, सिराजुद्दौला को सारे मिसयूज पता थे। उसने वार्न किया, उसने समझाया अंग्रेजों को, लेकिन अंग्रेज यहां भी नहीं माने। जब यहां मान ही नहीं रहे, मैं तो आपको पहले बता दिया, तो सिराजुद्दौला की इज्जत कर ही नहीं रहे, वो तो नवाब को नवाब मान ही नहीं रहे। इतना सब होने के बाद अब देखिए सिराजुद्दौला की ट्रिक। सिराजुद्दौला अपने नाना की तरह ही स्मार्ट था। उसने क्या किया कि ठीक है भाई, आप इसका दुरुपयोग कर रहे हो ना, तो मैं अब ट्रेड फ्री, अंग्रेजों के लिए तो है या भारतीयों के लिए भी ट्रेड फ्री हो जाएगा। मतलब वो दस्तक प्रथा को ही खत्म कर देता। अब देखिए जो सामानों की कीमत थी, जो महसूल था, पहले महसूल सिर्फ भारतीयों को देना पड़ रहा था, अंग्रेजों को नहीं देना पड़ रहा था। अब ये महसूल भारतीयों को भी नहीं देना पड़ेगा, और जब उनको भी नहीं देना पड़ेगा तो सामान की कीमत अब दोनों की बराबर हो जाएगी, और अंग्रेजों की कीमत तो ज्यादा ही महंगी हो जाएगी। अब ये बात नागवार गुजर रही है अंग्रेजों। तो ये सिराजुद्दौला ने एक काम खेला इस दस्तक के दुरुपयोग को रोकने का।
ये मैंने आपको 3 कारण डिटेल में समझा। मेन फोकस होगा सिराजुद्दौला पर, और ये सिराजुद्दौला कहां पर बैठा है? तो ये बैठा हुआ है मुर्शिदाबाद में। मतलब इस समय बंगाल की राजधानी क्या थी? तो इस समय बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। मुर्शिदाबाद के बाद अब समझिए 3 कोठियों की क्या कहानी है। ये तो हो गए कारण हमने इन सब मामलों की वजह से जो खफा है सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला ने और क्या एक्टिविटी की? तो उसने सबसे पहले जाकर अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार कर लिया। ये अधिकार उसने किया है 4 जून 1756 पर कासिम बाजार की कोठी। मतलब सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद से चला और उसने पहला आक्रमण कहा कर, क्योंकि तुम तो मान नहीं रहे हो, तुमको मना कर रहा हूं कि किलेबंदी मत करो मत करो, मैं तो समझा के थक गया, मान नहीं रहे हो, तो एक काम कर रहा हूं, कासिम बाजार की कोठी पर ही मैं आक्रमण कर देता हूं। पहला स्टेप उसने लिया अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 16 जून 1756 पर उनके तो समझ लीजिए सेंटर पॉइंट, जिसको कहा जाता है फोर्ट विलियम, इनकी जो कलकत्ता वाली कोठी थी उसका नाम था फोर्ट विलियम, ये उनका सेंटर पॉइंट था, इनकी सबसे बड़ी कोठी थी अंग्रेजों की, पूरा जोन ही अंग्रेजों का वहीं पर बैठा था। उसने डायरेक्ट कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया सिराजुद्दौला ने, और ये आक्रमण वो करेगा 16 जून 1756 के दिन। 16 जून 1756 पर कलकत्ता पर उसका अधिकार हो गया, और जब कलकत्ता पर सिराजुद्दौला का अधिकार हो गया, जब उसने जीत लिया, तो वहां पर उसने अपने एक बहुत ही भरोसेमंद व्यक्ति को बैठाया जिसका नाम था मानिकचंद। भाई कोठी पर आक्रमण कर लिया, कोठी अब सिराजुद्दौला के अधिकार में हो गई, अब प्रभारी वहां का जो ऑफिसर है, हेड है, उसने मानिकचंद को बना दिया, और अंग्रेज जो है वहां से भाग गए। अंग्रेज जब वहां से भागे तो उनमें से एक आदमी का जिक्र यहां पर आता है, और उसका नाम है आपका हॉलवेल। देखो हॉलवेल क्या करेगा। 20 जून 1756 का दिन, ऑफिसर याद रखना है हॉलवेल। इस दिन जो घटना हुई है उस घटना का नाम है काल कोठरी की घटना। यहां समझो 20 जून 1756 की रात है, और 18 बाई 14 फीट का कमरा है, और इस 18 बाई 14 फीट के कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस के भर दिया गया। यह मैं आपको काल कोठरी की घटना बता रहा हूं। और क्योंकि महीना है जून का, तो गर्मी तो है ही, साथ में हवा की भी कमी है, और हवा की कमी तो है ही, जगह की भी कमी है, क्योंकि आप बोल रहे हो कि कमरा तो बहुत छोटा है, 18 बाई 14 कमरा है, इतने छोटे कमरे में 140 अंग्रेजों को भर दिया। और इस वजह से 140 अंग्रेज रात को भरे थे, सवेरे निकले 23 अंग्रेज, और उन 23 अंग्रेजों में से एक था आपका हॉलवेल। इस घटना को ही कहा गया है काल कोठरी की घटना। तो अब सवाल ये उठता है कि काल कोठरी की घटना का स्पेक्टेटर कौन था? कौन था जिसने इस पूरी घटना को देखा? वो देखा हॉलवेल ने। और कौन था जिसने इस घटना को लिखा? तो वो भी लिखने वाला कौन है? हॉलवेल। अच्छा 140 अंग्रेजों में से 23 में बचे कितने? 23। बचा भी कौन? हॉलवेल ही बचा। मतलब देख रहे हो, जो प्रभारी था उसी ने घटना को लिखा, और बचने वाला भी कौन था? हॉलवेल ही बचा था। तो उसके बाद जब इतिहास में खंगाला गया कि इस घटना के पीछे और क्या लॉजिक्स हो सकते हैं, तो इतिहासकारों ने कहा कि पूरे फोर्ट विलियम में, क्योंकि ये फोर्ट विलियम कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था, पूरे फोर्ट विलियम में पहली बात तो 18 बाई 14 फीट का कोई कमरा था ही नहीं, और उसके बाद नहीं ऐसा कोई कमरा था जिसमें 140 अंग्रेज फिट भी हो सकते थे। तो ये सब फैक्ट्स को जब देखा गया तो ये जाना गया कि भैया ये जो काल कोठरी की घटना आपकी थी, ये एक कपोल कल्पना ही है। कल्पना कहा गया इसे, और किसकी कल्पना? तो हॉलवेल की कल्पना। मतलब ये सिर्फ उसके दिमाग की एक उपज थी। कौन सी घटना? काल कोठरी की घटना। तो देखिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल के आता है कि काल कोठरी की घटना को समझाइए। 2 नंबर का यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। तो ये काल कोठरी की घटना कहां संबंधित है? प्लासी के युद्ध से ही संबंधित है, यहां से समझ लीजिए।